नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जिसमें कि हर हफ्ते रविवार को हम आपके साथ जुड़ते हैं और अगले हफ्ते आने वाले दिनों को लेकर के प्लान करते हैं कि अब बाजार की दिशा कैसी रहेगी। बीता हफ्ता काफ़ी दर्द दे करके गया। जी हाँ, निफ्टी सेंसेक्स में 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और ये 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट है जब एक हफ्ते के अंदर इस तरह की गिरावट देखने को मिली हो। एक हफ्ते के अंदर 17 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप साफ हो गई। अब बड़ा सवाल ये कि क्या बाजार की ये गिरावट और गहराएगी। बाजार अब यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो किन स्तरों पर जाकर के सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बाजार में बुल्स की वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या आरबीआई जो है वो रेट कट करेगा। ये वो तमाम पहलू हैं जिस पर आज की हम चर्चा रखेंगे और हर बार की तरह एक खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेते हैं और इस बार के हमारे जो खास मेहमान हैं उनको जरा रूबरू कराते हैं आपके साथ। हमारे साथ रोहित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, indiacharts.com के फाउंडर। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। शुक्रिया और बहुत खुशी है मुझे आपके व्यूअर्स के साथ विपुल जी जुड़ने के लिए। जी सर, जो बीता हफ्ता गया सर, काफ़ी दर्द दे करके गया लोगों को और एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली है, 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है जब एक हफ्ते के अंदर 5% के आस से ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिला। बहुत सारे कारण हैं कि करके उन कारणों पे बात करेंगे, लेकिन क्या मतलब भरोसा बाजार के अंदर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये गिरावट और गहराती हुई दिखाई देगी जिस पर हमने थंब भी लगाया है, और रिकवरी आएगी तो वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं सर। तो बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं सबके सब, क्योंकि भारतीय बाजार जो है उसने अक्टूबर में एक टॉप बनाया जी। 26,200 के ऊपर जाके। और वो जो आंकड़ा है मुझे लगता है कि साल भर के लिए एक लेवल सेट हो गया है जिसके ऊपर जाना शायद थोड़ा मुश्किल हो चुका है। वहां से करीब 2 महीने के लिए बाजार गिरा और वहां से 50% उसका जो है एक रिट्रेसमेंट हमने देखा। ये टिपिकली जब मंदी का बाजार जारी रहता है 50 to 60% हम लोग रिट्रेसमेंट देखते हैं जी। और फिर वहां से वापस गिरावट शुरू हो गई। तो ये गिरावट मेरे हिसाब से इज द नेक्स्ट लेग, नेक्स्ट फेज है गिरावट का। फर्स्ट फेज हमने देखा, सेकंड फेज भी पहले फेज की तरह लंबा हो सकता है, बट कभी कभी वहां पे स्पीड जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। और इसलिए आपको ये जो 5-6% आप देख रहे हैं एक ही हफ्ते के अंदर, सफाई बहुत ही जल्दी जल्दी हो रही है। और इसमें अभी ग्लोबल फैक्टर्स जुड़ते जा रहे हैं, तो इट इज़ नो मोर कि डोमेस्टिक फैक्टर्स के को ही लेके बाजार गिर रहा है, जो कि शुरुआत में वो बात थी। अब ये ग्लोबल फैक्टर्स को लेके गिरना शुरू हो गया है। तो बाजारों में ये जो वीकनेस है मेरे हिसाब से चलती रहेगी, शायद बजट तक भी बने रहेगी, क्योंकि जनवरी के मंथ में यूएस के साइड से डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अभी यूएस की प्रेसिडेंसी को संभालना शुरू किया है, वो पूरी तरह अपनी कुर्सी को संभालने लगेंगे। और उनके जो कई मेजर्स हैं जिनसे लोग थोड़ा बहुत डरे हुए हैं, स्पेशली ट्रेड के साइड पे, वो क्या होने वाले हैं, कितना उनका इम्पैक्ट आएगा, वो चीज़ को हम लोग समझ पाएंगे। और जो इमीडिएट इम्पैक्ट इस हफ्ते हुआ है, सबसे ज़्यादा थर्सडे को एफओएमसी मीटिंग को लेके, जी। वो ये है कि एफओएमसी मतलब यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने रेट कट तो दिया सबको, बट अपनी जो भाषा है उसको उन्होंने पूरी तरह बदल डाली। जो पहले उनका मानना था कि अगले साल भी कई रेट कट्स होंगे, 3 से 4 रेट कट्स हो सकते हैं और इंटरेस्ट रेट का दर जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा, उस चीज़ को लेके बाजार जो है पहले ही बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए। अब उन्होंने बोल दिया कि हम शायद उतना ज़्यादा कर नहीं पाएंगे और कितना कर पाएंगे वो भी पता नहीं। और इस इन बातों से बाजार काफ़ी नाराज़ हो गया। तो ये काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि जब बाजार सिर्फ एक लिक्विडिटी के बेसिस पे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और आपने लिक्विडिटी फैक्टर पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तो वहाँ से बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये हो गया ग्लोबल एनवायरनमेंट। और इस एनवायरनमेंट में भारत में हम लोग क्या देख रहे हैं, भारतीय बाजार में अर्निंग स्लो डाउन ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ होप था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो सेकेंड हाफ में बढ़ जाएगा और उसके बढ़ने से शायद ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं अच्छे होते हुए नजर आएगी। बट ग्रोथ के भी डेटा पॉइंट्स नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे जो थोड़े बहुत जो स्पेंडिंग हमने देखी वो थी, ये जो सीजन था पूरा दिवाली का, इसमें जो खर्चा होता है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत स्पेंडिंग ऊपर आई है। बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लान्स है वो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड नहीं रहे हैं।
और इसलिए जो एक्सपेक्टेशन था कि अर्निंग्स ग्रोथ में बहुत बड़ा रिबाउंड आएगा वो सेकेंड हाफ में नज़र अभी तक नहीं आ रहा है। तो डोमेस्टिक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी साफ नहीं है, लिक्विडिटी एनवायरनमेंट साफ नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर लिक्विडिटी सपोर्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा, जी। वो भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं हम्म। जिनके होते हुए बाजार शायद अगले 1-2 महीने, शायद टिपिकली मार्च तक नीचे रह सकता है। मार्च तक बाजार में ये जो गिरावट है या जो सुस्ती है वो कायम रह सकती है, आपका अपना ये एनालिसिस है। सर, आपने बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट गिनाए और वाकई में बात सही है कि इस समय डोमेस्टिक फ्रंट पे भी हम एक मैक्रो लेवल पे एक समस्या से जूझ रहे हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जीडीपी डेटा का कम आना, रुपए का जो है वो ऑल टाइम लो छूना, इसके अलावा एफआईज की बिकवाली लगातार अब फिर से हावी होती हुई दिखाई दे रही है। इन सबके बीच में कोई पॉजिटिव ट्रिगर है क्या? वो तीसरी तिमाही के नतीजे हो सकते हैं या फिर रेट कट जो कि जो है फरवरी में एक्सपेक्टेड है? क्या रेट कट अगर होता है तो क्या बाजार को एक फिर से एक ऊर्जा मिल सकती है? तो रेट कट का जो इम्पैक्ट है वो दो तरह तरह से होता है। एक है कि जब आपका बाजार ऑलरेडी उत्साहित है, पहले से ही तेजी के माहौल में है, जब आप उस माहौल में रेट कट देते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि लोग जाके शायद खरीदारी करें, या शायद जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट से लेके ऑटोमोबाइल्स, या कुछ हद तक एफएमसीजी भी नहीं बोलूँगा, बट जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उन सेगमेंट्स में डिमांड आने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। बट जब आपका इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन में चला जाता है, जो कि अब हम अभी देखने लगे हैं, अ, इस एनवायरनमेंट में रेट कट का इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं देखा जाता है। कभी कभी 2-3 रेट कट्स लग जाते हैं जिससे पहले की रेट कट का इम्पैक्ट बाजार पे आए। तो रेट कट देखना ज़रूर अच्छा रहेगा। और वो चीज़ शायद तभी हो पाएगी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर यहाँ से धीमी पड़ जाती है, और इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं जो काफ़ी एलिवेटेड रहे हैं, जिसके बारे में आरबीआई कंसर्न्ड है, वो भी फिर नीचे आने लगते हैं। तो और यही सिचुएशन कहीं ना कहीं यूएस भी फेस कर रही है कि ग्रोथ जो है वहाँ पे 2.8% ग्रोथ चलता जा रहा है। रेट कट्स उन्होंने ज़रूर किए, बट आगे कैसे करें जब जब ग्रोथ आपका जब तक उठा हुआ है, तो आपका जो पीछे पीछे इन्फ्लेशन का डेटा है वो घट नहीं पा रहा है। हम लोग वही चीज़ इंडिया में भी देख रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है थोड़ी धीमी हुई है, बट इन्फ्लेशन डेटा जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो फिर आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं करोगे, ग्रोथ आपका फिर और धीमा हो जाएगा, फिर जाके इन्फ्लेशन धीमा होगा, और तब आपके इंटरेस्ट रेट कट्स आएंगे। फिर जब आप इनके इंटरेस्ट रेट्स कटाएंगे, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट ग्रोथ पे नहीं आता है, कुछ समय लगता है उसको आने में। सो देर विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रेट कट्स, बट धीमे धीमे लैग इफेक्ट से आएगा। तो दैट कैन नॉट बी एन इमीडिएट ट्रिगर। और मैंने ऑलरेडी बताया कि जो अर्निंग्स नंबर्स को टर्न अराउंड होने की जो एक उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं ठंडी हो चुकी है। अगर हम लोग एनालिस्ट के एस्टिमेट्स देखें इस साल के, जी। तो वो डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ अभी तक भी जा नहीं रहे हैं। तो जब तक अर्निंग्स ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है वापस बढ़ती नहीं है, वो भी एक मामला हमारे सामने नहीं आएगा। तो बाजार में फिर लोग जाएंगे किधर? तो आपका नेक्स्ट सवाल आएगा कि लोग निवेश किधर करें। तो पैसे ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में पैसे जो हैं वो डिफेंसिव सेक्टर्स में कभी कभी जाते हैं। और डिफेंसिव सेक्टर अभी टिपिकली जो दिख रहा है, जहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हम लोग पिछले 10 दिन में देख रहे हैं, वो फार्मा सेक्टर है। मतलब हेल्थ केयर या फार्मास्यूटिकल जो स्टॉक्स हैं, उनमें थोड़ी बहुत हम लोग ने स्ट्रेंथ देखी है शॉर्ट टर्म में। और ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे पैसा घूमते हुए दूसरे सेक्टर से जा सकता है, कुछ उम्मीद वहाँ पे बन सकती है। ठीक। फार्मा शेयर जो है, एफएमसीजी और फार्मा, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो कि डिफेंसिव क्षेत्र माने जाते हैं और उसमें फार्मा में ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, ऐसा मानना है रोहित जी का। लेकिन सर, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो मतलब क्या हम ये मान के चलें कि 2025 जो है वो एक चैलेंजिंग ईयर होने जा रहा है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के लिए, ख़ासतौर से एक बड़ा वर्ग जो कि 2020 के बाद पहली बार एंट्री लिया है, जिसने इस तरह की गिरावट नहीं देखी है, जो वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी घबराया हुआ है और उसने बजट के बाद से देखा कि किस तरीके से बाज़ार में जो है एक सेल ऑफ देखने को मिला है। वो लोग पहले ही काफ़ी पैनिक में हैं। तो उनके लिए क्या ये 2025 एक बड़ा चैलेंजिंग ईयर होने जा रहा है?
तो शुरुआत तो कुछ ऐसी है कि ये चैलेंजिंग ईयर होगा। उम्मीद हम लोग ये रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट आए। तो बजट हमारे सामने है, फरवरी में बजट जब प्रस्तुत होगा तो उसमें क्या गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर प्लान्स हैं उनको फिर से ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। कहना मुश्किल है। पिछले साल से उन्होंने थोड़ा सा अपना खर्चा करना कम किया है, जो कि सही भी है, क्योंकि पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट ने ही खर्चा किया है और उसी के बेसिस पे हम लोग ने काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी। और ये स्पेंडिंग जो है कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि प्राइवेट सेक्टर भी करने लगे, पार्टिसिपेट करे और इकोनॉमिक ग्रोथ वहां से आगे बढ़ते जाए। अब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन पूरी तरह से नहीं उतर पाया बाजार में और हम लोग अभी भी गवर्नमेंट की तरफ नज़र रखे हुए हैं। अब गवर्नमेंट वो चीज़ कर पाएगी कि नहीं, कहना मुश्किल है, बट वो ही एक होप हो सकता है कि अगर 2025 को थोड़ा और संभालना है, स्पेशली जहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के सपोर्ट से वो चीज़ संभल सकती है। और वो चीज़ अगर इमिजिएटली नहीं आती है तो 2025 ज़रूर मुश्किल साल रहने वाला है। जी। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सरकारी खर्च जो है वो एक बड़ा चैलेंज रहा, चुनाव की वजह से या बाकी किन्हीं कारणों की वजह से। वो उस पर जो पॉज रहा उसकी वजह से जो है थोड़ी सी चुनौतियां और बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन अब थोड़ा बहुत सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है। जैसे हमने देखा हाल फिलहाल में डिफेंस को लेकर के कई सारे ऑर्डर दिए गए हैं, रेलवे में जो है कई सारे ऑर्डर जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आते हुए दिखाई दिए हैं। तो अब ये मान के चलें गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। आपको लगता है कि वहाँ पे अभी भी रफ्तार जो होनी चाहिए वो रफ्तार अभी नहीं लौटी है? तो दो बातें हैं इसमें। एक तो है कि जो पिछले 6 महीनों में गवर्नमेंट ने खर्चा नहीं किया वो उनको पूरा करना है, क्योंकि एक बजटेड एस्टिमेट है, उनको वो चीज़ पूरा करना है। तो उस चीज़ को इमिजिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और उससे थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज़रूर आ सकता है। पर दूसरी चीज़ है, जब अब हम अगले एक साल की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बजटरी एक्सपेंस को हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे कि मेन एक एक्सपेंस था, गवर्नमेंट का आइटम था कैपिटल एक्सपेंडिचर का। पिछले साल मतलब 2023-24, तब उन्होंने उसको 30% बढ़ाया था। लास्ट ईयर जो कि इलेक्शन ईयर था, उन्होंने उस चीज को 10% के आसपास बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ाना उसको कम किया। अभी वही चीज ऐसे ही बरकरार रहेगी इस साल, या फिर से केपेक्स स्पेंडिंग गवर्नमेंट बढ़ा पाएगी, ये चीज देखना जरूरी है। तो उसका इम्पैक्ट अगले साल पे आता है। तो करंट 2 महीने में अगर गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ा भी दिया तो शॉर्ट टर्म एक इम्पैक्ट आ जाएगा, बट जी। सस्टेन्ड इम्पैक्ट के लिए हम लोग को आगे का बजट देखना पड़ेगा। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें आगे चल करके, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत लोग ये सुनना इस समय चाह रहे होंगे। क्योंकि लोग हम देख रहे हैं कि लोग तो पैसे लगा ही रहे हैं, एसआईपी के जरिए अब मार्केट में पैसे आ रहे हैं एक बड़ा अमाउंट। इसके अलावा ठीक है सेकेंडरी मार्केट में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में हम देख रहे हैं जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं वो ये तो दिखा रहे हैं कि लोग पैसे अभी भी बाज़ार के अंदर लगा रहे हैं। तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी कि वो अभी क्या करें? और अगर सेकेंडरी मार्केट में एंट्री अगर लें तो क्या सोच करके लें? क्या किस तरह के सेक्टर्स में लें या किन लेवल्स पे लें? कितनी और गिरावट के बाद लें यहाँ से मौजूदा स्तर से? उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी? तो आईपीओ जो मार्केट है वो बहुत ही अलग तरह का मार्केट है और लोग इसको अलग अलग तरीके से खेलते हैं। कुछ लोग जब बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, जैसे अभी भी है, पूरी तरह से बाजार जरूर नीचे है बट आईपीओ का मार्केट जैसे आपने बोला काफी गर्म है। इसमें लोग कोशिश ये करते हैं कि आईपीओ में एप्लीकेशन देते हैं और लिस्टिंग के बाद बेच देते हैं। ये कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं। अब उनका काम जब तक चल रहा है तब तक वो चीज करते जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्योंकि ट्रेडर मेंटालिटी है। जी। बट कुछ लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं, उनको लेना है 3-4 साल तक, स्टॉक्स को रखना है। तो इन केसेस में जब बाजार खराब है, ऐसा हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद आपको वो स्टॉक्स जो हैं बाजार में कई बार नीचे के भाव में भी मिल जाएं। ओके। जी। और स्पेशली अगर वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है, हमने पिछले 2-3 साल में भी देखा कुछ न्यू एज कंपनीज थे जो बहुत ही अच्छे हाई वैल्यूएशंस पे आए बाजार में, उसके एक साल बाद उनके भाव काफ़ी घट गए और उसके बाद उनमें तेजी शुरू हुई। तो उस चीज़ का फिर इंतज़ार करना अच्छा रहता है, कि आप लिस्टिंग के बाद पार्टिसिपेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप आईपीओ में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें, अनलेस यू आर जस्ट डूइंग अ ट्रेड कि आप इन्वेस्ट करके उसको बेच रहे हैं लिस्टिंग पे, वो अलग अलग स्ट्रेटेजी है। जी। अब मार्केट को लेकर के अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वेट एंड वॉच की रखें, चुनिंदा सेक्टर्स में ढूंढें शेयर, उसमें पैसे लगाएं जहां पर हायर लेवल पे ले लिया है। और उम्मीद थी कि जब बीच में रिकवरी आ रही थी, जब बाज़ार में 6-7% की रिकवरी आई,
तो ऐसा लगा कि शायद अब पुराने लेवल आ जाएंगे, लेकिन वो लेवल तो क्या नीचे आएंगे, वापस बाजार वहीं पहुंच गया जहां से चला था, उसके इर्द गिर्द के आसपास पहुंच गया। तो क्या करें वो लोग? तो सेलेक्टिव होना थोड़ा ज़रूरी है। अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रीएडजस्ट करेंगे तो उससे काफ़ी फायदा होता है कि आपका ड्रॉडाउन कम हो जाए। नहीं तो मंदी के बाजार में कभी कभी कुछ स्टॉक्स ज़्यादा पिट जाते हैं, इंडेक्स से ज़्यादा गिर जाते हैं। इंडेक्स 10-15% गिरता है तो आपके स्टॉक 30-40-50% भी गिर जाते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में आप लो वैल्यू जो स्टॉक्स है, जो वैल्यू स्टॉक्स में आप अगर निवेश करेंगे तो थोड़ा आपको डिफेंस मिलता है। जैसे कि कुछ समय पहले प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो काफ़ी लो वैल्यू पे आ गए थे, क्योंकि दो दो साल से उनमें प्राइस परफॉर्मेंस नहीं थी और अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रही थी। तो वो एक सेगमेंट बन गया था जिसमें बीच में काफी पैसा गया। सिमिलरली डिफेंसिव सेक्टर जैसे मैंने फार्मा बोला, बट इसके बाहर भी अगर आप इक्विटी के बाहर थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे, क्योंकि शुरुआत में आपने खुद बताया कि करेंसी की एक प्रॉब्लम है जो हमारा हमारा देश फेस कर रहा है, और सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है ये। जो राइजिंग डॉलर है उसका इम्पैक्ट हर करेंसी पे आ रहा है कि करेंसी मार्केट जो है वो गिर रहे हैं। इसके इसका सबसे डायरेक्ट बेनिफिट आता है सोने बाजार पे। तो सोने के जो भाव हैं, जितना करेंसी आपका गिरता है उतना सोने सोने का भाव जो है वो ऊपर आ जाता है। तो सोना मतलब गोल्ड जो है एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है लोगों के लिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को नहीं ओन करते हैं तो गोल्ड ईटीएफ्स के जरिए से उस चीज को अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं कुछ हद तक, और वो आपको नीचे का एक प्रोटेक्शन दे देता है, क्योंकि गोल्ड का भाव शायद इक्विटी से कम घटे। तो दैट प्रोटेक्शन आप कहीं ना कहीं बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। या फिर कुछ लेवल का कैश भी अगर बना लेते हैं जिससे कि आगे आप जाके नीचे के लेवल्स में निवेश कर सकें। ये दो दो चीजें अगर आप कर लेंगे तो उसमें काफी आपका जो डाउनसाइड रिस्क है वो कम हो जाता है। तो गोल्ड में निवेश जो है वो अपने पोर्टफोलियो को आपको सुरक्षा देने के लिए थोड़ा और एक सेफर बेट जो है वो रहेगा, तो वहाँ अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। क्या सर गोल्ड के अलावा सिल्वर भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए इस समय? सिल्वर थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो मैं सिल्वर उसमें नहीं गिनूंगा। जी। क्योंकि कभी कभी अगर गोल्ड के भाव इंटरनेशनल प्राइसेस में भी घटते हैं, हमारा करेंसी गिरता है तो वो संभल जाता है। सिल्वर के भाव 2-3 टाइम्स ज्यादा जोरों से गिरते हैं तो वो संभल नहीं पाता है। तो मैं सिर्फ सोना ही बोलूंगा ठीक। इस तरह के माहौल में, क्योंकि सिल्वर एक डिमांड मेटल भी है जो कि इंडस्ट्रियल यूजेस में जाता है। और इंडस्ट्रियल मेटल्स जो हैं वो अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो उसमें इंडस्ट्रियल मेटल्स के भी भाव नीचे आते हैं। जैसे आप कॉपर के प्राइसेस सबको देख रहे हैं कि पिछले 3-4-6 महीने से नीचे आ गए हैं, वैसे ही सिल्वर प्राइसेस भी उसको फॉलो करते हैं। इसलिए सोने और चांदी का जो भाव है कभी कभी हट जाता है एक दूसरे के साथ। और प्रोटेक्शन के लिए मैं बोलूँगा कि सोना एक बेटर कमोडिटी है। ठीक सर। अब जरा कुछ एक सेक्टर का रुख करते हैं और उसके बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। बहुत लोगों की पोजीशन सर सरकारी कंपनियों में फंसी हुई है, और हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में पीएसयूज़ पे लोगों के सवाल आते हैं। वो डिफेंस हो, रेलवे हो, पीएसयू बैंक्स हो, पावर हो। अभी एक एक करके जरा उन सेक्टर्स पे अगर हम बात करें, पहले डिफेंस पे बात कर लेते हैं। डिफेंस में एक रिकवरी आई काफ़ी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि लोगों को आकर्षक फिर से लगने लगे, ऑर्डर्स भी मिल रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद एक रिकवरी आई। और लेकिन फिर भी वो अपने पीक तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन रिकवरी वहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिली। अभी क्या करें जो लोग ट्रैप में हैं? क्या उनको अब क्या बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, साल 1.5 साल तक का, या फिर एक बार के लिए लॉस बुक कर ले वहाँ पर रक्षा शेयरों के अंदर, जिसमें हम देख रहे हैं मझगांव डॉक है, एचएल है, काफ़ी शानदार रिटर्न भी बनाए हैं लोगों ने, लेकिन हायर लेवल पे भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो जरूर जो लोग ने हायर लेवल पे जो लोग फंसे हैं, और मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात बोलूंगा क्योंकि एडवाइस नहीं दे सकते हम लोग, जी। बट ब्रॉडली हायर लेवल्स पे अगर आप फंसे हो तो सबसे पहला एडवाइस ये रहता है कि आप उससे निकल जाएं। और फिर फिर से उस पर विचार करें, क्योंकि कई बार जब हम नुकसान वाले पोजीशन को अपने पास रखते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और हमारा जो दिमाग एक ही तरफ रहता है कि ये कैसे भी रिकवर हो जाए, रिकवर ही होगा। तो दूसरी तरफ हम लोग सोच नहीं पाते हैं। तो अगर किसी के पास नुकसान है तो सबसे पहले एडवाइस होता है कि आप पहले नुकसान से निकलें और फिर पूरी चीज के बारे में सोच विचार करें। तो ये हुआ नियर टर्म माइंडसेट। बट कुछ सेक्टर जो हैं, जैसे कि जो डिफेंस सेक्टर है, एक नया डिफेंसिव सेक्टर की तरह उभर के आया है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में कई देशों ने अपना डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो बढ़ाया हुआ है। और इसलिए डिफेंस
बजट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कंपनियों को उसके उसके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। बट वैल्यूएशन का क्वेश्चन एक आता है कि वैल्यूएशंस अगर हाई हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन करेक्शन आएगा और आपको वो चीज़ सस्ते में लेने को मिलेगी, तो वो चीज़ करनी है। बट जो अगर बहुत ही नीचे के भाव से लेके बैठा है उसको शायद चिंतित होना बहुत ही कम पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स जैसे आपने ब्रॉडली बताया, हम्म। कई स्टॉक्स जो हैं पहले पिछले 2 साल में बहुत ही सस्ते थे। उनके जो डिविडेंड यील्ड्स थे 5%, 8%, 10% की तरफ पहुंच गए थे। जैसे मैं सिर्फ एक कंपनी कोल इंडिया की बात बताऊंगा, जी। 150 रुपये के भाव पे 15 रुपये डिविडेंड देता था। हम्म। तो जब आप उस तरह कोई चीज देखते हो और फिर उसका भाव बढ़ गया, आपने अगर उन लेवल्स पे लिया है, तो आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इतने हाई डिविडेंड यील्ड्स के नीचे भाव जाता नहीं है। और कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हैं अगर आपने सस्ते में लिया है। तो सस्ते में लेने वालों के लिए कोई घबराने की बात नहीं है, जहाँ हम्म। तक पीएसयू स्टॉक्स को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे काफी जी। ग्रोथ भी देखा है हम्म। आपने रेवेन्यूज और अर्निंग्स में पिछले 2 साल में। हम्म। बट अगर आपने बहुत ऊंचे भाव में लिया है, फंसे हुए हैं, तो जरूर आप एक बार हटके फिर उस पर दोबारा सोच विचार कर सकते हैं। शायद आपको अच्छे भाव आगे जाके मिल भी जाए। ठीक है सर। तो डिफेंसिव शेयर, माफ कीजिएगा, डिफेंस के शेयरों में, रक्षा शेयरों में शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो एक बार के लिए अपना नुकसान आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये गिरावट जैसा कि बता रहे हैं रोहित जी की एक थोड़ी सी गहरा सकती है, और उसके बाद से फिर रणनीति तय करें। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अच्छे भाव पर जो है और के भाव पर पैसे पड़े हुए हैं, शेयर पड़े हुए हैं, और नज़रिया आपका काफ़ी लंबा है, तो फिर आपको बने रहना चाहिए। ये एक लंबी साइकिल है, तो उसमें आपको बने रह सकते हैं। इसी तरह का नज़रिया ही रहेगा आपका रेलवे पर भी, या रेलवे पे स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। रेलवे पे भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। काफ़ी सारे ऑर्डर्स जा चुके हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान हैं। मेट्रो को लेकर देश भर में काम हो रहा है, बाकी नई रेलें आनी हैं। या इस सेक्टर को लेकर के, रेलवे सेक्टर को लेकर के व्यू आपका क्या होगा? ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिमिलर ही रहेगी। और क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर है जहाँ, जैसे हमने बोला शुरू में, कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है उस चीज़ पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने किस भाव से खरीदा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा फर्क लगाती है आपके एंड रिजल्ट पे। आप जब सस्ते में किसी चीज़ को लेते हो, आपके रिटर्न्स ज़्यादा रहते हैं, आपका प्रोटेक्शन ज़्यादा रहता है। आप किसी चीज़ को चढ़ के लेते हो, बहुत ऊपर के भाव में लेते हो, वैल्यूएशंस ज़्यादा होते हैं उसमें लेते हो, तो आपके जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं उस पर इम्पैक्ट आता है। बस इतनी सी बात है। और इतनी सी बात अगर लोग ध्यान रखें तो किसी भी सेक्टर में ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन सर, ये रेलवे और ये डिफेंस सेक्टर तो ऐसे रहे जिसमें कि कहा गया बहुत वैल्यूएशन हाई है। जब करेक्शन आ रहा था तब ये बात कही जा रही थी। लेकिन पीएसयू बैंक्स में तो ऐसा मामला नहीं रहा, वहाँ तो अच्छी वैल्यूएशन पे अच्छे शेयर मिल रहे थे। फिर भी लोगों का झुकाव जो है वो प्राइवेट बैंक्स की तरफ ज़्यादा रहा बजाय कि पीएसयूज़ के। वजह क्या रही? क्योंकि नतीजे भी इतने ख़राब नहीं थे कि वहाँ पर पूरा क्वार्टर, एक क्वार्टर से ज़्यादा समय में बीत गया है, लोगों के पैसे बन नहीं रहे हैं। जो लोगों की पोजीशन फंसी हुई है वो फंसी हुई है। उनके लिए क्या सलाह रहेगी? पीएसयू बैंक्स में अभी क्या करना चाहिए? मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, दोनों जगहों पर ही हम देख रहे हैं कोई खास गतिविधि देखने को नहीं मिल रही। तो सी दिस इज ये हमारा जो पूरा डिस्कशन है वो शुरुआत तक लेके जाता है कि हम किस तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट में हैं। जी। तो जब हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट देखता है कि एक स्लो डाउन है, अर्निंग्स का जो ग्रोथ रेट है ओवरऑल मार्केट में घट रहा है, बाजार जब ओवरऑल नीचे आ रहा है, ओके, तो ऐसे एनवायरनमेंट में कभी कभी कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं जो कि ग्रोथ दिखा रहे हैं, उनके भी वैल्यूएशंस नीचे आ जाते हैं बाजार के साथ साथ। इसमें उन कंपनियों की कोई गलती नहीं है, तो ये चीज, दिस इज पार्ट ऑफ मार्केट, जी। जो हमें जानना जरूरी है कि बाजार जो है वो कंपनियों से भी कभी कभी बड़ा हो जाता है। कुछ कंपनियां बिल्कुल सस्ती हो जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ये सस्ती क्यों है। बट वही अपॉर्चुनिटी होता है कि हम लोग उसको लेके रखें लॉन्ग टर्म के लिए। तो वैल्यूएशन और बाजार, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग हमें देखना पड़ता है। कभी कभी कंपनीज ग्रो करते हुए भी खराब बाजार में सस्ती हो जाती हैं, जाते हैं। तो बाजार का हाल जो है वो बिगड़ा हुआ है, इसलिए ये कंपनियों पे असर आ रहा है, इसलिए नहीं कि उनकी अर्निंग्स बिगड़ने लगे हैं। ठीक। सर, चूंकि ये पूरी कहानी गिरावट की अमेरिका से आयातित है,
और पहले वहाँ पर टैरिफ वॉर को लेकर के अभी भी बातचीत चल रही है। ट्रंप साहब कोई बयान देते हैं और उसके बाद से थोड़ा पैनिक हो जाता है। उसके बाद जो है वहाँ पर रेट कट के बाद जो पॉवेल साहब की टिप्पणी रही, उसने बाज़ार का सेंटिमेंट ख़राब किया। भविष्य आईटी का क्या लग रहा है आपको? आईटी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो आईटी कंपनियाँ, उनका 50-60% के आसपास, 60% से ज़्यादा कारोबार जो है वो सीधे सीधे अमेरिका से संबंधित है। और अगर वहाँ पर भारत को लेकर के कुछ नज़रिए में बदलाव होता है या फिर उनके स्टेटमेंट से असर पड़ता है, तो क्या आईटी के लिए क्या 2025 एक बार फिर से चैलेंजिंग रहने वाला है? तो आईटी के स्टॉक्स अभी ऑलमोस्ट जो 2022 के टॉप था जी। वहां तक तो आ गए हैं। और ये काफी कोरिलेट करेंगे यूएस के टेक सेक्टर के साथ। और यूएस का टेक सेक्टर जहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर में आता है, वहाँ पे अपने डोमेस्टिक आईटी स्टॉक्स पे भी प्रेशर बनता है। ये चीज़ हमने 2021-22 में भी देखी थी कि उनके अर्निंग्स ग्रोथ पे प्रश्न चिन्ह लग गया था, क्योंकि यूएस का पूरा बाजार नीचे था। अब वहाँ से बढ़ गया है तो ग्रोथ रेट्स बढ़ने की एक उम्मीद आ गई है। बट हमारे जो टेक सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनके जो ग्रोथ रेट्स हैं और यूएस के जो टेक सेक्टर के ग्रोथ रेट्स हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। बट इतना है कि अ, हमारा बिजनेस जो है उन पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग उनके पीछे पीछे ही चलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर यूएस बाजार में भी कुछ भी तकलीफ आई किसी भी रीजन से, कई जो हम लोग ने डिस्कस किए हैं, कहीं इंटरेस्ट रेट्स को लेके अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही ऊंचे रहे लंबे समय तक, तो वहां पे भी एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकती है। और वो हुआ तो हमारे आईटी सेक्टर पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आईटी सेक्टर को देखना पड़ेगा। इमीडिएट ये बोलना मुश्किल है कि यहाँ से ही वीकनेस देखेंगे। आईटी सेक्टर ने परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा दिखाया है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एक डिफेंसिव सेक्टर की तरह आईटी सेक्टर ने काम किया है। तो पैसा वहाँ गया है, जैसे कि फार्मा में गया, उसके पहले आईटी में जा रहा था। बट ध्यान इतना रखना है कि यूएस का जो आईटी सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वहाँ पे वैल्यूएशन करेक्शन या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन कहीं ना कहीं दिखता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे टेक सेक्टर पे आ सकता है। अभी तक वो चीज़ नहीं हुई है। ठीक है, अगर यूएस मार्केट में परेशानी बढ़ती है तो फिर यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। सर, अभी जो है अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, उस पर काफ़ी बातचीत हमने पिछले कार्यक्रम में भी हमने की थी, जो हमारे साथ एक्सपर्ट थे। क्या वो एक सेक्टर ऐसा हो सकता है जहाँ काफ़ी पैसा आ रहा था बीच में, क्या वहाँ पर पैसे आने अभी कंटिन्यू रहेगा, या आपको लगता है काफ़ी चर्चा हो गई और सारे शेयर लगभग महंगे हो गए हैं और वहाँ पर भी अब थोड़ा सा जो है सेलिंग जो है वो आती हुई दिखाई देगी? तो उसमें दो चीज़ें, एक तो आपने सही पकड़ा कि वैल्यूएशंस जो हैं उसके बढ़ गए थे। बट अगर एनर्जी सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी का के जो थीम्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर बने रहेंगे, तो नीचे में जाके कहीं ना कहीं इनको हम वापस लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट इसमें सिर्फ एक पड़ाव है, ये है कि कहीं ना कहीं यूएस के जो आते हुए प्रेसिडेंट है उन्होंने रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली हैं। वो शायद अपने स्ट्रैटेजीज बदल दें। कहीं ना कहीं देखना चाहूंगा कि ग्लोबल स्ट्रैटेजी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बदल ना जाए। अगर सबका मन बदल जाता है और इस सेक्टर में निवेश होना कम हो जाता है, तो शायद फिर कुछ बदल सकता है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट उन्होंने कुछ कई ऐसी बातें करी हैं कि ये सेक्टर को उनको ज़्यादा महत्व नहीं देना है। जी। और ये चीज़ हमारे दिमाग में बनी रहेगी जब तक कि हमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल जाए कि वो करना क्या चाहते हैं। अभी के लिए सर, क्योंकि समय की मुझे बताया जा रहा है कि अब थोड़ी सी कमी हो गई है, अब समाप्त करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी के लिए आप किन सेक्टर्स पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं? क्या फिर आप अभी थोड़ी देर के लिए वेट एंड वॉच की भूमिका में रहेंगे, वेट करेंगे फरवरी तक का कि रेट कट को लेकर के, और उस समय नए जो आरबीआई गवर्नर हैं उनका क्या स्टैंड है, क्या एमपीसी से बातें निकल के आती हैं, बजट में क्या कुछ होता है, क्या वो सब चीज़ों का वेट करेंगे, या फिर कोई स्ट्रेटजी प्लान की है? आप अपने क्लाइंट्स को, हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करेंगे इस समय? तो मेरा सेंस है कि अगर किसी को अ, कुछ इक्विटी होल्डिंग्स रखनी है तो शायद फार्मा सेक्टर जो मैंने बताया वही एक जी। डिफेंसिव स्पेस रह सकता है। बट जनरली स्पीकिंग मैं कहूँगा कैश लेवल्स को बनाए रखें, फरवरी मार्च का इंतज़ार करें, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा है जो बिगड़ा हुआ है। और इस हफ्ते के एफओएमसी मीटिंग के बाद और भी डर बढ़ गया है कि हम लोग
पूरी तरह इस चीज़ को समझ पाएं और फिर ही निवेश करें। तो इसलिए मैं तो कैश पे वेट करूंगा कि कुछ समय के बाद ही निवेश करें। इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सर आज की चर्चा में आप जुड़े, और चलते चलते एक चीज़ और सर, ये एफ की बिकवाली अभी कंटिन्यू रहेगी जो बड़ी मुश्किल से लौटी थी, और फिर ये पूरा हफ्ता जो है हमने देखा कि बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। तो अपने करेंसी मार्केट को और डॉलर को देख के लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जब तक डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और यूएस जी के बॉन्ड यील्ड जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, जी। तो ये जो है पैसा जो है दूसरे बाजारों से निकल के यूएस की तरफ दौड़ता हुआ नजर आएगा ठीक। और ये प्रेशर बना रहेगा। तो ये चीज़ बहुत ही जल्दी संभलने नहीं वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों में बहुत डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो रोहित जी का मानना ये है अभी बाजार में अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, थोड़ी बहुत अगर बाइंग करना चाह रहे हैं तो आप फार्मा सेक्टर के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अभी कैश पे बैठना ज़्यादा बेहतर रणनीति है। जहाँ पर आप हायर लेवल पे फंसे हुए हैं वहाँ पे जो है एक बार के लिए चाहें तो नुकसान एक आप बुक कर लें, अगर आपका नज़रिया बहुत लंबी अवधि का नज़रिया अगर नहीं है, मैं और ख़ासतौर से पीएसयू शेयरों में अगर आप फंसे हुए हैं तो। इसके अलावा सोने में अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखना है तो सोने गोल्ड में निवेश करने की सलाह दी गई है। फरवरी मार्च के बाद थोड़ी सी स्पष्टता जब आएगी, जब आरबीआई की तरफ से एक बार एमपीसी की बैठक हो जाए, बजट आ जाए, उसके बाद से थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो हो सकता है कि फिर जो है एक बार बाजार में बाइंग लौटती हुई दिखाई दे। तब तक कैश में बैठना ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। तो फिलहाल के लिए सर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपका। इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं और मुझे इजाज़त दीजिए। लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।